हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में आपने देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में। हमने कहा था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन वे रिएक्शंस होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। और आज हमारा टॉपिक है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। इस डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होगी? ये अपोजिट होती हैं कंपैरेटिवली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। ठीक है, इस रिएक्शंस में क्या होगा कि जो इसमें रिएक्टेंट एक होगा और कई सारे आपको प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले हम इस एक्सपेरिमेंट में 2 ग्राम फेरस सल्फेट लेंगे, क्रिस्टल लेते हैं, क्रिस्टल की फॉर्म में होता है फेरस सल्फेट। 2 ग्राम वे करके ले लेंगे। देन आप कलर नोटिस करिएगा। फेरस सल्फेट का क्या होता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए व्हाट इज़ द कलर ऑफ फेरस सल्फेट, तो आपको पता होना चाहिए कि फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि जो फेरस सल्फेट की क्रिस्टल है वो ग्रीन कलर के होते थे। चलिए, उसके बाद क्या करेंगे हम? अब हमने किस में लिया, आप एक बार चलिए एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर देखते हैं। आपने एक टेस्ट ट्यूब ली है। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में 2 ग्राम फेरस सल्फेट ले लिया। ठीक, फेरस सल्फेट। और अगर फेरस सल्फेट का फार्मूला आपको पता करना है तो यहाँ पर दिया भी हुआ है FeSO4। ओके, सो अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। फेरस सल्फेट का फार्मूला होता है FeSO4। ठीक, तो अब हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब थी। ये मान लीजिए टेस्ट ट्यूब है, इसमें क्रिस्टल्स हैं। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर सोडियम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लिए हैं। अब क्या करेंगे? हम बर्नर की हेल्प से इसको हीट करेंगे, मतलब बर्न करेंगे जिससे हीट जनरेट होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं इससे हमें क्या मिला। आप यहाँ पर देखिए, तो जब हमने इसको हीट किया तो वेफ्टिंग गैस जेंटली टुवर्ड्स नोज, मतलब एक स्मेल, एक ओडोर ऑफ बर्निंग सल्फ़र की महसूस करी। मतलब एक गैस रिलीज़ हुई जिसको सल्फ़र कहा गया और उसे उसकी मतलब ओडोर से, उसकी गंध से उसे पहचाना जा सकता है। चलिए ठीक है, तो अब इस एक्सपेरिमेंट में देखते हैं हुआ क्या। कि हमने सबसे पहले फेरस सल्फेट लिया था, एक ही रिएक्टेंट था, इसलिए ये डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में आया। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। और इससे हमें 3 प्रोडक्ट फॉर्म हुए। जिसमें पहला था फेरिक ऑक्साइड, दूसरा था सल्फ़र डाइऑक्साइड और तीसरा था सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। ये फार्मूला है सल्फ़र ऑक्साइड का Fe2O3, सल्फ़र डाइऑक्साइड का होता है SO2 और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड का होता है SO3। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर सल्फ़र गैस रिलीज़ हो रही है। यहाँ पर फिगर में दिया भी हुआ है, when you heating the boiling tube containing crystal of ferrous sulfate and of smelling the odor। ओके, चलिए अब आप बात कर लेते हैं कि क्रिस्टल का फार्मूला क्या था, क्या क्या रिलीज़ हुआ, इसके फार्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में यही बताया है कि इसको क्यों डिकम्पोजिशन रिएक्शन में रखा गया, इस रिएक्शन को क्यों डिकम्पोजिशन में रखा गया। क्योंकि आपको पता था कि एक रिएक्टेंट्स है और कई सारे प्रोडक्ट फॉर्म हुए। ठीक है, इसका फार्मूला होता है FeSO4 इंटू 7H2O। बट जब आप हीट करते हो तो वाटर रिलीज़ हो जाता है और गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है और कुछ सब्सटेंस बन जाते हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में, जिसमें फेरिक ऑक्साइड है। ठीक, सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड है, ये आपने देखा भी है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का। कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है, ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होते हैं। तो ये भी एक अच्छा एग्जांपल है क्योंकि यहाँ पर भी रिएक्टेंट आप देख पाएंगे एक ही था और प्रोडक्ट यहाँ पर 2 हैं। तो हम इसलिए इसको भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में रखेंगे। और इसमें हुआ क्या कि हमने एक प्रोडक्ट लिया जिसे हम लोगों ने लाइमस्टोन का, जिसे हम लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट का, और इससे पहले भी हम
पिछले वीडियोस में कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में बात कर चुके हैं। आपको याद होगा कि हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया था, उसे हाइड्रोक्साइड में चेंज किया, देन फिर उसे ऑक्सीजन से जब उसकी रिएक्शन कराई तो कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हुआ। स्टार्टिंग में बात की थी, आपको याद होगा अगर आपने वीडियो पूरे देखें तो। चलिए, अगर नहीं देखें तो पार्ट 1 और 2 एक बार देख लीजिएगा। ठीक, इसके बाद आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया जिसे हम लोग लाइमस्टोन नाम दिया गया है। आप यहाँ पर नाम याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है कि लाइमस्टोन का फार्मूला क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन कहते हैं और CaCO3 इसका फार्मूला होता है। आपसे पूछा जाएगा क्विक लाइम का फार्मूला क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम कहते हैं। ठीक, तो इसका आपने रिएक्शन भी देख ली। यहाँ पर जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो फिर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। ठीक है, और इसे कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन कहते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम। और ये इसका जो यूज़ होता है रिएक्शन का बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में देखने को मिलता है। और यहाँ पर एक वर्ड और आपको जानना चाहिए जो है थर्मल डिकम्पोजिशन। व्हाट इज़ थर्मल डिकम्पोजिशन? तो आप बताएंगे कि कोई भी ऐसी रिएक्शन जो जिसे हीट करके ब्रेक किया जा सके, तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। क्योंकि अभी आपने देखा था कि सब्सटेंस को ब्रेक करना तो डिकम्पोजिशन कह रहा है, लेकिन अब हम जब उसका यूज़ हीट करके अगर उसको हम डिकम्पोज करेंगे, ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, और इस प्रोसेस को थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। ओके, ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए, और आगे और प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कर देखते हैं। चलिए, क्या कर सकते हैं, तो हम लेंगे इस एक बार फिर से वही करा है कि हमने एक टेस्ट ट्यूब ली जिसमें 2 ग्राम आपने ले लिया है अब की बार फेरस सल्फेट की जगह नाइट्रेट पाउडर। ठीक है, नाइट्रेट पाउडर को लिया हुआ है। ठीक है, नाइट्रेट पाउडर में को हम लोगों ने इसको टोंग बोलते हैं, टोंग से होल्ड किया हुआ है और फिर हम उसे बर्नर की तरफ से हीट कराएंगे। और जब हम हीट कराएंगे तो देखेंगे कि इस प्रोसेस में हुआ क्या। इस प्रोसेस में एमिशन होता है ब्राउन फ्यूम्स का, मतलब जो फ्यूम्स निकल रही थी वो कलर उनका चेंज था। आप देख पाएंगे कि अभी हम लोगों ने जो गैस की बात की थी वो वाइट थी, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं ब्राउन फ्यूम्स। याद रखिएगा, किसे हीट करने पर ब्राउन फ्यूम्स निकली? नाइट्रेट पाउडर को। जब हमने नाइट्रेट पाउडर को हीट किया तब हमें ब्राउन फ्यूम्स दिखाई दी। और ये ब्राउन फ्यूम्स किसकी होती है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। तो हमने कहा कि भाई ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी होगी या रिलीज़ हुई होगी इससे, इसे बर्न करने के बाद, जिससे कि वो अपनी फ्यूम्स में निकली और उसका कलर ब्राउन था, इसलिए हम आइडेंटिफाई कर सके कि ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फ्यूम्स हैं। चलिए, और देख लेते हैं भाई और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि रिएक्शंस इस प्रोसेस में जो आपने अभी ऊपर बर्न करके टेस्ट ट्यूब को बर्न किया, तो हमने लिया था नाइट्रेट पाउडर, लीड नाइट्रेट पाउडर। ठीक है, तो इस लीड नाइट्रेट पाउडर का फार्मूला क्या होता है? तो लीड नाइट्रेट फार्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो PbNO3 का होल ट्वाइस है। जब हमने इसको हीट किया, आप देख पा रहे हैं एरो के ऊपर हीट लिखा है, तो हमने जब इसको हीट किया तो आपको लीड ऑक्साइड फॉर्म होगा जिसको हम लोग PbO से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्राउन फ्यूम्स आपने अभी देखी थी तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की थी, NO2 की, तो देख पा रही है, और प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई। तो ये भी आप देख पाएंगे इस रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट्स था और कई सारे प्रोडक्ट फॉर्म हुए, जिस वजह से इसको भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में रखा गया है। अच्छा, ये भी हीट है तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाएगा। चलिए, नेक्स्ट एक्टिविटी कर देखते हैं कि भाई इसमें क्या बताया गया है और हम क्या कर सकते हैं इसमें। इस एक्टिविटी में मैं आपको बता दूं, मैं लाइन बाय लाइन आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि आपको पता, क्योंकि आप 10th में हो और 10th NCERT पेपर जो आपका होता है वो NCERT बेस्ड होता है। और NCERT की मैं चाहता हूँ कि आपको एक एक लाइन आप समझ पाओ और आपको तैयार हो पाए, और इसलिए मैं आपको हर लाइन को समझाता हूँ। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे आ गई है तो आप फॉरवर्ड कर सकते हो वीडियो को, लेकिन
मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको कुछ भी छोड़ूँ ना, एनसीईआरटी की बुक में आपको हर एक चीज़ आपको मैं बता सकूँ, ठीक है। तो इस प्रैक्टिकल में देख लेते हैं। इस एक्टिविटी को नाम दिया गया है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब बात करेंगे अभी इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर लिया हुआ है एक प्लास्टिक मग इस एक्टिविटी में, ठीक। उसके बाद हमने दो इसमें होल करके, आप यहाँ पर देख पा रहे हो, दो रबर प्लास्टिक मग में होल करके रबर स्टॉकर लगा दिए गए हैं, ठीक है। और उसमें ग्रेफाइट रॉड डाल दी गई है। आप दो ग्रेफाइट रॉड देख पा रहे होंगे जिसे होल्ड करने के लिए रबर स्टॉपर लगाए हुए हैं, ठीक है, जिससे कि लीक भी ना हो वाटर हमारा जो, क्योंकि हम इसमें वाटर भरने वाले हैं। मतलब एक प्लास्टिक मग लिया, उसे उसे होल कर दिया, वहाँ पर रबर स्टॉपर लगा दिया और उसमें फिल कर लिया वाटर। और ग्रेफाइट रॉड आपने देख पा रहे होंगे फिगर में, ऐसे आपको लगा देनी है। देन हमको क्या करना है कि फिर एक एनोड और एक कैथोड से एक स्विच के थ्रू बैटरी को जोड़ देना है। वो बैटरी कितने वोल्ट की होगी, तो 6 वोल्ट की बैटरी होनी चाहिए। चलिए एक बार एक्टिविटी को देख लेते हैं। टेक ए प्लास्टिक बैग आपने लिया, 2 होल्स एट इट इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर इन दीज होल्स, ठीक है, ये आपकी बात हो ही गई। कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स टू ए 6 वोल्ट बैटरी, ये आपको पता ही कि आपने 6 वोल्ट बैटरी से जोड़ दिया। नेक्स्ट है फिल द मग विद वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड, ठीक है। ये आपको वाटर कहाँ तक भरना है, जब तक हमारे जो हमने आपको इलेक्ट्रोड लिए हैं, मतलब कैथोड और एनोड जो भी इलेक्ट्रोड लिया आपने, वो प्रॉपर तरीके से डिप हो जाए, तब तक आपको वाटर फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको लेनी है 2 टेस्ट ट्यूब और उसे उल्टा करके जो इलेक्ट्रोड होगा उसमें रख देना है, ठीक है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड। स्विच ऑन द करंट, आपने जो बैटरी आपने लगाई थी इसका जो स्विच है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये स्विच है, इसको टर्न ऑन कर देना है। इन द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस करने हैं इसके बारे में। जब स्विच ऑफ कर लोगे तो आपको ऑब्जर्व क्या क्या करना है। पहली चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी, यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, क्या बबल्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको चेक करनी है। दूसरी चीज़ आपको चेक करनी है, इज़ द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, क्या जो गैस कलेक्ट हुई वो सेम अमाउंट में हुई, ठीक है। डेट दीज गैसेज वन बाई वन बाई ब्रिंगिंग ए बर्निंग कैंडल क्लोज टू ऑन द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, क्या हम जब टेस्ट ट्यूब के माउथ पर अपने कैंडल लेकर जाएंगे जलती हुई, तो क्या बर्न कर पा रही है, फ्लेम्स जनरेट हो रही है कि नहीं, ये चीज़ कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। तो चलिए आपको क्या पता चलेगा एक बार देख लेते हैं। आप देख पा रहे हो फिगर में ही इन्होंने शो कर रखा है कि जब हम बैटरी का स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पर बबल्स जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, वो बबल्स हैं गैसेस के। अब क्योंकि आपको पता है कि वाटर बना होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि वाटर का फार्मूला होता है H2O, ठीक है। तो H2O फार्मूला हो गया। अब इसमें जो गैसेस रिलीज होंगी वो H2 और O2 हो जाएंगी, मतलब H2 प्लस O2, ठीक है। तो मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइट ऑफ, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। मतलब जो भी सब्सटेंस होता है वो अपने इलेक्ट्रोलाइट्स में टूट जाएगा, मतलब चार्जेस के बेस पर टूट जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक होना। तो आपको होपफुली आशा करता हूँ कि आपको चीज़ समझ में आई होगी। चलिए इसमें आप देखिए, और तब आपको क्या क्या हुआ कि सॉरी फॉर इंटरप्शन, आप यहाँ पर देख पाएंगे जो कैथोड था, ठीक है, उसमें कम बबल्स एक टेस्ट ट्यूब में जनरेट हुआ और दूसरे में ज़्यादा हुए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए जो हमारी एनोड वाली टेस्ट ट्यूब होगी उसमें ज़्यादा बबल्स होंगे। तो आप जब इसके पास फ्यूम लेकर जाओगे तो यहाँ पर गैस होगी H2 और यहाँ पर गैस होगी ऑक्सीजन, और जब कम वाले के पास लेकर जाओगे तो ये फ्यूम
जो हमारी कैंडल होगी वो बर्न जलती रहेगी। ठीक है, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन गैस रिलीज़ हो रही है और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो अब आपको इसमें कुछ कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर अब भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर कर बताइएगा, तो मैं इसको और आपको समझाने में किसी और तरीके से भी बताने की कोशिश करूँगा। चलिए, इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट एक्टिविटी के बारे में, जो कि आप देख पाएंगे कि आपको यहाँ पर एक फिगर में दिखाया गया है कि आपको लेना है चाइना डिस्क, मतलब एक चीनी मिट्टी का बर्तन। ठीक है, और उसमें आपने रख रखा है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है AgCl इज कॉल्ड सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, और जब आप इसको सनलाइट में रखते हो, ठीक है, तो सनलाइट में रखने पर ये अपने दो सब्सटेंस में टूट जाएगा, मीन्स Ag और Cl2 में। ठीक है, मतलब सिल्वर में और क्लोराइड में ये टूट जाता है। ठीक है, तो आप इस रिएक्शन को भी अगर ऑब्जर्व करें तो इसमें केवल एक रिएक्टेंट्स था और दो प्रोडक्ट थे, तो हम कहेंगे कि ये भी रिएक्शन कैसी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और आपने तीन तरीके अभी तक आपने देख लिए कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन किन किन तरीक़ों से हो सकती है। तो आपने इस पूरी प्रोसेस में देखा कि जो डिकम्पोजिशन था वो सनलाइट की हेल्प से हो रहा था। ठीक है, और ऊपर जो आपने देखा ये मतलब कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, और ऊपर आपने देखा कि हीट की वजह से हम लोग डिकम्पोजिशन कर पा रहे थे। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शो भी हुआ है कि वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर एनर्जी ईदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन किन किन कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हेल्प करेंगी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को करने में, तो आप बताएंगे पहली है हीट। आपने हीट से ऊपर अभी आप देख ही चुके हो। दूसरा, लाइट से भी आपने देखा कि सनलाइट हम डाल लेते हैं। और तीसरा भी आपने इससे ऊपर हमने इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की रिएक्शन देखी थी, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया था, कैथोड एनोड का, और जिससे हम लोग बैटरी से कनेक्ट किया था 6 वोल्ट का, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी थी। तो इन तीन तरीक़ों से डिकम्पोजिशन रिएक्शन को करा जा सकता है, मतलब जो भी रिएक्टेंट्स होगा उसको ब्रेक डाउन किया जा सकता है। तो होपफुली आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और यहाँ पर एक लाइन और आपको पता होनी चाहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लेते हैं। रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें जो हमारी एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, तो उसको एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। और मैंने आपको बताया भी है ऊपर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती क्या है। जिनमें एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज़ एक्सोथर्मिक, और जिसमें एब्जॉर्ब हो रही है दैट इज़ एंडोथर्मिक। ठीक है, तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतने रखते हैं। नेक्स्ट टुमारो आवर टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, थैंक यू क्लास।